प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है चौहान वंश के बारे में। पिछले बहुत से पेपरों का मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, इनके द्वारा चौहान वंश से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर बार इनके द्वारा एक नया प्रश्न पूछा जा रहा है और हर बार एक नए राजा के बारे में है वो जानकारी है वो पूछी जा रही है। तो इसी आधार पर आज हम अपने इस टॉपिक को है वो पूरे निचोड़ के साथ है वो इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे चौहानों की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं हमारे पास इनके बारे में, और आज हम पढ़ेंगे चौहानों के प्रारंभिक स्थल के बारे में कि चौहानों का प्रारंभिक स्थल, इनकी राजधानी कौन सी थी, इनका क्षेत्र कौन सा था। तो आज हम शुरुआत करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत का तात्पर्य है कि विभिन्न इतिहासकारों ने चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में अपने क्या विचार दिए हैं, अपनी क्या राय दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत की। अग्निकुंड का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रवर्तक है, इस सिद्धांत को जो देने वाले हैं उनका नाम है चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहता था और इसने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में चंद्रवरदायी ने एक कहानी बताई है कि आबू पर्वत पर गुरु विशिष्ट रहा करते थे और गुरु विशिष्ट आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ को बार बार राक्षसों की टोली द्वारा इसे है वो भंग किया जा रहा था। तब गुरु विशिष्ट ने इस यज्ञ की रक्षा के लिए 4 जातियों की उत्पत्ति की: प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन 4 जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से है वो गुरु वशिष्ठ द्वारा की गई थी ताकि वो इस यज्ञ की है वो रक्षा कर सके। इस आधार पर ही, इसी सिद्धांत के आधार पर चंद्रवरदायी कहते हैं कि चौहान है ये अग्निकुंड से उत्पन्न है। चौहान है ये अग्निकुंड से उत्पन्न है। और चंद्रवरदायी के इस सिद्धांत का समर्थन करने वालों में, इस सिद्धांत का समर्थन करने वालों में मोहनोत नैन्सी है। मोहनोत नैन्सी ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा हाड़ौती के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि हाँ, ये कहानी है वो सच है, अग्निकुंड से ही है वो चौहानों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इतिहासकार गौरी शंकर हीरालाल ओझा, जो कि बड़े ही प्रमाणों के आधार पर गौरी शंकर हीरालाल ओझा इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि जैविकली ये संभव नहीं है कि अग्निकुंड से है वो आप किसी जाति की उत्पत्ति कर सको। इसलिए इतिहासकार है वो इस सिद्धांत को है वो इतना समर्थन नहीं देते हैं। अब चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में अगला जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत ये कहता है कि चौहान है ये ब्राह्मण हैं। चौहान है ब्राह्मण हैं और चौहानों को ब्राह्मण बताने वालों में सबसे पहला जो प्रमाण है, ये प्रमाण लिखित प्रमाण है। सबसे पहला जो लिखित प्रमाण है वो है बिजोलिया शिलालेख का। बिजोलिया शिलालेख जो चौहानों के बारे में व्यापक जानकारी देता है। 1170 ईस्वी का ये शिलालेख सोमेश्वर देव चौहान के समय का ये शिलालेख है। सोमेश्वर देव चौहान के समय का। इसमें
चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है, यानी कि इस सिद्धांत के पीछे वजन है, क्योंकि बिजोलिया शिलालेख में न केवल चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है बल्कि उनकी गोत्र का भी उल्लेख किया गया है। और इसी के आधार पर इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों को है वो ब्राह्मण बताते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली डिजास्टर में चौहानों को ब्राह्मण बताते हैं। और इसके अलावा एक कवि हुए हैं नियामत खां, इनको जान कवि भी कहा जाता है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, एक रासो ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कायम खां रासो। इस कायम खां रासो में इन्होंने चौहानों को ब्राह्मण बताया है, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा पुनः इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा डॉक्टर गौरीशंकर हीरालाल ओझा, दशरथ शर्मा ने डॉक्टर गौरीशंकर हीरालाल ओझा पुनः इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जिन्होंने भी बिजोलिया शिलालेख पढ़ा है वास्तव में उनको शिलालेख पढ़ना आता ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि बिजोलिया शिलालेख में जो वत्स गोत्र लिखी गई है ये वास्तव में चौहानों की जाति न होकर ये चौहानों के गुरुओं की जाति है। यहाँ पर वत्स गोत्र का उल्लेख चौहानों के गुरुओं का है, क्योंकि उस दौर में गुरु का बहुत महत्व होता था। चौहानों ने किससे शिक्षा प्राप्त की है इसका इस बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख किया गया है, ये गौरीशंकर हीरालाल ओझा कहते हैं। तो इस आधार पर चौहानों को ब्राह्मण बताने वालों में भी है वो इतना कोई भारी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर तीसरा मत आता है कि जब चौहान अग्निकुल से उत्पन्न नहीं है, चौहान ब्राह्मण नहीं है, तो तीसरा मत क्या है चौहानों के संबंध में? जो तीसरा मत है चौहानों के संबंध में वो ये कहता है कि चौहान विदेशी हैं। और तीसरे मत में चौहानों को विदेशी बताया गया है। और चौहानों को विदेशी बताने वालों में स्वदेशी कोई भी नहीं है, केवल विदेशी ही जो इतिहासकार है उन्होंने चौहानों को है वो विदेशी बताया है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है कर्नल टोड का। कर्नल टोड चौहानों को विदेशी कहते हैं। और कर्नल टोड का समर्थन करने वाले ही विलियम क्रूक चौहानों को विदेशी कहते हैं। इसके अलावा विदेशी इतिहासकार स्मिथ ये भी चौहानों को विदेशी कहते हैं। कर्नल टोड कहते हैं कि चौहान शक या शीथियन जाति से है। चौहान शक या शीथियन जाति से है। और इस अपने मत के समर्थन में वो तर्क देते हैं कि शक या शीथियन हैं ये यज्ञ करते थे और चौहान भी यज्ञ करते हैं। शक या शीथियन में सती प्रथा प्रचलित थी और चौहानों में भी सती प्रथा प्रचलित है। शक या शीथियन मदिरा पान करते थे और चौहानों में भी ये प्रथा प्रचलित थी। शक या शीथियन है ये घोड़ों से प्रेम करते थे और चौहानों में भी है वो घोड़े से प्रेम करने की प्रथा है। शक या शीथियन अस्त्र और शस्त्र से है वो प्रेम करते थे और चौहानों में भी है वो अस्त्र शस्त्र के प्रति है वो स्नेह और प्रेम देखा जाता था। इस आधार पर कर्नल टोड, विलियम क्रूक और स्मिथ है वो चौहानों को विदेशी बताते हैं। लेकिन चौहानों को विदेशी बताने के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं कर्नल टोड द्वारा ये वास्तव में लॉजिक पर आधारित नहीं है। ये इस मान्यता पर आधारित थे कि वो भारतीयों को बताना चाहते थे कि जब अंग्रेज विदेशी है इनके प्रति जब आपकी सहानुभूति नहीं है तो आप पर तो लंबे समय तक विदेशियों ने शासन किया है, आप पर जिन चौहानों ने शासन किया था वो भी विदेशी हैं। तो चौहानों को विदेशी बताने के पीछे, राजपूतों को विदेशी बताने के पीछे कर्नल टोड का यही तर्क था कि आप अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखें। लेकिन गौरीशंकर हीरालाल ओझा ने इस सिद्धांत को भी सिरे से नकार दिया। अब चौहान न तो अग्निकुंड से उत्पन्न है, न चौहान ब्राह्मण है, न चौहान विदेशी है, तो फिर चौहान है क्या? इसके संबंध में जो तीसरा मत आता है वो चौहानों को इंद्रवंशी बताता है। जो चौथा मत है वो चौहानों को इंद्रवंशी बताता है। इस मत में कहा गया है कि चौहान भगवान इंद्र की संतान है और ये बताया गया है रायपुर का जो अभिलेख है, रायपुर का शेवाड़ी अभिलेख, रायपुर के शेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को
भगवान इंद्र की संतान बताया गया है, यानी चौहानों को है वो इंद्रवंशी बताया गया है। लेकिन इन सब के अलावा दो मत ऐसे हैं जो चौहानों के संबंध में बहुत ही प्रचलित हैं, जिनमें एक है सूर्यवंशी और एक है चंद्रवंशी। सूर्यवंशी उस दौर के चौहानों के दरबार में जितने भी दरबारी कवि हुआ करते थे, उन सब में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। जैसे चौहानों को सूर्यवंशी बताने वालों में पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख मिला है, विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख मिला है सरस्वती कंठवरण पाठशाला से, उसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। यानी कि उस दौर में चौहानों से संबंधित जो भी राइटर थे उस दौर के, उन सभी राइटरों ने, उन सभी लेखकों ने अपने ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। लेकिन दो अभिलेख ऐसे भी हैं जिन अभिलेखों में चौहानों को है वो चंद्रवंशी बताया गया है। एक अभिलेख है हाँसी का अभिलेख, एक है हाँसी अभिलेख। हाँसी अभिलेख हिसार से मिला है, पृथ्वीराज द्वितीय का है। और दूसरा अभिलेख है वो है अचलेश्वर अभिलेख। ये अचलेश्वर अभिलेख ये आबू पर्वत से मिला है। इन दोनों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। और यहाँ पर गौरी शंकर हीरालाल ओझा भी चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। इस आधार पर सर्वमान्य मत ये कहता है कि चौहान न विदेशी हैं, चौहान न ब्राह्मण हैं, चौहान न इंद्रवंशी है, चौहान न अग्निकुंड के हैं, बल्कि सर्वमान्य मत ये कहता है कि चौहान है वो सूर्यवंशी है। तो सर्वमान्य मत के अनुसार, सर्वमान्य मत इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि चौहान है वो सूर्यवंशी हैं। अब आज का हमारा दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो ये है चौहानों की जानकारी के स्रोत हमारे पास है क्या क्या हैं। अब हम आगे की चर्चा करेंगे कि हमें चौहानों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कौन से अभिलेखों से हमें चौहानों के संबंध में है वो व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे चौहानों की जानकारी के स्रोतों की। तो चौहानों की जो जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं हमारे पास, चौहानों की जानकारी के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला है बिजोलिया शिलालेख, दूसरा जो स्रोत है वो है विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख, और जो तीसरा जो स्रोत है वो है ब्रोंच अभिलेख। ये मुख्य स्रोत है जो चौहानों की प्रारंभिक जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो स्रोत हमें मिलते हैं, चाहे वो हर्षनाथ के मंदिर का अभिलेख हो, वो आगे की जानकारी हमें उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन ये तीनों वो स्रोत हैं जो हमें चौहानों के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। बिजोलिया शिलालेख ये 1170 ईस्वी का है और राजा सोमेश्वर देव चौहान के समय का है। ये सोमेश्वर चौहान ने अजमेर में शासन किया था। सोमेश्वर चौहान ने
बिजोलिया में एक मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान में दी थी, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के निर्माण के लिए। पार्श्वनाथ जैन मंदिर, बिजोलिया में एक मंदिर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो दिगंबर जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर में 2 शिलालेख लगे हुए हैं, एक तो बिजोलिया का है और एक शिलालेख है जो पूरी की पूरी पुस्तक है, वो है उत्तम शिखर पुराण। उत्तम शिखर पुराण ये जैन धर्म की पुस्तक है, हालांकि चौहानों की जानकारी नहीं देती है, लेकिन उत्तम शिखर पुराण की खास बात यह है कि उत्तम शिखर पुराण शिलाओं पर अंकित एकमात्र पुस्तक है जो पूर्ण रूप से शिलाओं पर लिखी गई है। और ये पुस्तक है सिद्धसेन सूरी की। सिद्धसेन सूरी की ये पुस्तक है। इसमें जैन धर्म की व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी परीक्षा के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। उत्तम शिखर पुराण संपूर्ण पुस्तक है जो शिलाओं पर अंकित है। अब आते हैं हम बिजोलिया शिलालेख पर। बिजोलिया जो शिलालेख है सोमेश्वर देव चौहान के समय का है, 1170 ईस्वी का। इसका जो रचनाकार है, इसका रचनाकार है गुणभद्र, जबकि इसको शिलाओं पर उकेरने वाला, अंकित करने वाला जो अंकीकार है उसका नाम है गोविंद। इस शिलालेख में जो जानकारी प्राप्त होती है वो ये है कि चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान है। इसमें बताया गया है कि वासुदेव चौहान चौहानों का संस्थापक है, चौहानों का आदि पुरुष है, पहला व्यक्ति है चौहानों का, और इसी ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। इसी ने सांबर झील का निर्माण करवाया। और इसमें यह भी लिखा गया है कि वासुदेव चौहान ने ही सांबर में शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और इस शिलालेख में यह भी कहा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली विजय कर ली थी, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। यह शिलालेख में लिखा गया है। और इस शिलालेख में राजस्थान के नगरों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख भी मिलता है। राजस्थान के नगरों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख हमें इसी शिलालेख से प्राप्त होता है। जैसे इसमें बिजोलिया को विजयपल्ली कहा गया है। इसमें बिजोलिया के लिए विजयपल्ली शब्द आया है काम में। इसमें जालोर को जाबालीपुर कहा गया है। जालोर को जाबालीपुर कहा गया है। और इसी में नागौर को अहिर छतरपुर कहा गया है। इस शिलालेख में यह भी बताया है कि सोमेश्वर ने है वो पार्श्वनाथ जैन मंदिर निर्माण के लिए है वो भूमि दान में दी थी। तो इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के संबंध में बहुत सी प्रारंभिक जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। और इसमें चौहानों की वंशावली का उल्लेख भी है। इस शिलालेख में चौहानों की वंशावली का उल्लेख भी है। इसमें वासुदेव चौहान से लेकर सोमेश्वर देव चौहान तक के राजाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। तो बिजोलिया शिलालेख चौहानों के बारे में हमें प्रारंभिक जानकारी देता है। दूसरी जो प्रारंभिक जानकारी हमें चौहानों के संबंध में प्राप्त होती है वो जानकारी हमें विग्रहराज चतुर्थ के शिलालेख से प्राप्त होती है। विग्रहराज चतुर्थ का ये जो शिलालेख है ये वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय में है। वर्तमान में ये राजपूताना संग्रहालय में है। अजमेर में है ये वर्तमान में। इस शिलालेख में जो हमें सरस्वती कंठभरण पाठशाला से प्राप्त हुआ था, इस शिलालेख में 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से लिखी गई है। पहली, इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, जो हमने पहले पढ़ा था, सूर्यवंशी बताया है। इसके अलावा इसमें चौहानों को मालव से जोड़ा गया है। हो सकता है कि चौहान हैं वो मालव से
निकल कर आए हो, मालवा जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र का इलाका है वहाँ से इनका कोई संबंध रहा हो, तो विग्रहराज चतुर्थ शिलालेख में चौहानों का संबंध मालव से जोड़ा गया है। और इसी आधार पर पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने चौहानों का आदि पुरुष है वो चहमान को माना है। और इसी शिलालेख में चौहानों को इक्ष्वाकु कहा गया है। इक्ष्वाकु भगवान राम के वंशज है। इक्ष्वाकु इसलिए चौहानों को है वो भगवान राम से भी जोड़ा गया है। इसी शिलालेख में जो चौथी बात कही गई है वो चौहानों को भगवान राम के छोटे पुत्र कुश से जोड़ा गया है, कुश के वंशज बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख के अलावा विग्रहराज चतुर्थ के शिलालेख से हमें 4 बातें हैं वो प्रमाणिकता से प्राप्त होती है। पहला ये कि इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। दूसरा, चौहानों का संबंध है वो मालव से जोड़ा गया है। तीसरा, चौहानों को इक्ष्वाकु कुल से बताया गया है, यानी भगवान राम के कुल का, भगवान राम का जो वंशज थे इक्ष्वाकु, उनसे चौहानों को जोड़ा गया है। और चौथा, चौहानों को भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज बताया गया है। अब चौहानों के संबंध में तीसरी जो प्रारंभिक जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ब्रौंच अभिलेख से प्राप्त होती है। ब्रौंच अभिलेख क्या कहता है? ब्रौंच अभिलेख ये गुजरात का है, गुजरात में है ये अभिलेख। इससे ये पता चलता है प्रारंभ में कि चौहानों ने गुजरात तक अधिकार कर लिया था। तो इस अभिलेख में चौहानों को, ब्रौंच अभिलेख में चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों का संबंध बताया गया है। और ये पंक्ति आगे बहुत काम आएगी। गुर्जर प्रतिहारों का सामंत बताया गया है चौहानों को। तो अब तक हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया। अब तक हमें चौहानों की जानकारी के है वो प्रारंभिक स्रोत है वो पता चले। अब हम बात करते हैं चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा है, चौहान कौन से क्षेत्र में प्रारंभ में रहा करते थे, कौन से क्षेत्र के आसपास है वो इनका शासन हुआ करता था। तो तीसरा जो आज का हमारा अध्ययन बिंदु है वो है चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र। चौहानों के प्रारंभिक क्षेत्र की अगर बात करें तो हर्षनाथ का जो अभिलेख है जो सीकर से प्राप्त हुआ है, हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों का प्रारंभिक स्थल है वो अनंतपुर बताया गया है। अनंतपुर सीकर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। अनंतपुर बताया गया यानी सीकर के आसपास का क्षेत्र हर्षनाथ अभिलेख में। जबकि हमीर महाकाव्य में चौहानों का प्रारंभिक जो स्थल है वो पुष्कर के आसपास का क्षेत्र बताया गया है। जबकि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का प्रारंभिक स्थल इसमें चौहानों का प्रारंभिक स्थल सांबर के आसपास का, सांबर के आसपास का क्षेत्र बताया गया है। और इस क्षेत्र को उस दौर में नाम दिया गया था सपादलक्ष क्षेत्र। यानी कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का प्रारंभिक स्थल है वो सपादलक्ष क्षेत्र बताया गया है। और इसका अर्थ बताया गया है 1.25 लाख गांवों का समूह है। 1.25 लाख गांवों का समूह है। अतः बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ही इतिहासकार ये बताते हैं कि चौहानों का जो प्रारंभिक क्षेत्र है वो सपादलक्ष का क्षेत्र था। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है, चौहानों की प्रारंभिक जो राजधानी थी, सांबर के बाद इन्होंने अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। और इसी सांबर में
शाकंभरी माता का मंदिर था जो वासुदेव चौहान ने बनाया था। और चौहान है वो शाकंभरी माता के उपासक थे। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी थी, इसलिए चौहानों को 2 उपाधियाँ भी दी गई थी। चौहानों को 2 उपाधि मिली हुई थी शाकंभरी माता के उपासक होने की वजह से, जिनमें एक जो उपाधि थी वो थी शाकंभरीश्वर और दूसरी उपाधि थी वो थी शाकंभरी नरेश। ये 2 उपाधियाँ है वो चौहानों को मिली हुई थी, शाकंभरीश्वर की और शाकंभरी नरेश की, क्योंकि वासुदेव चौहान ने जिस समय सांबर झील का निर्माण करवाया उसी कालखंड के आसपास, और ये समय 551 ईस्वी का माना जाता है बिजौलिया शिलालेख के अनुसार, उसी के दौरान इन्होंने है वो शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और यही शाकंभरी माता है वो चौहानों की कुल देवी है, और इसी के आधार पर चौहानों को 2 उपाधियाँ मिली हुई है, शाकंभरीश्वर और शाकंभरी नरेश। कई जगह इनको शाकंभरी राज भी कहा जाता है। ये 2 उपाधियाँ चौहानों को मिली हुई है। ये थे आज के हमारे 3 शिक्षण उद्देश्य, जिसमें हमें चौहानों की उत्पत्ति को देखा, जिसमें हमने चौहानों की जानकारी के प्रारंभिक स्रोत पता किए, और जिसमें हमने ये पता किया कि चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था। अब हम अपनी अगली क्लास में चौहानों के विभिन्न राजाओं के, विभिन्न शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे।